बुरा ना मानो, प्रोबेबिलिटी है। हमारी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स है मगर सॉल्यूशन सिंपल है। मेरी इतनी सी खता है कि मैं जिद्दी हूं। पता नहीं क्यों अब की बार इस जिद की प्रोबेबिलिटी 1 है। काश ये 0 होती। मेरी इतनी सी खता है कि मैं जिद्दी हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप खुश रहें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। आज प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और आज के लेक्चर में चीटी सिखाएगी प्रोबेबिलिटी को। जी हां, आज के लेक्चर में चीटी सिखाएगी प्रोबेबिलिटी को। एक चीटी है, वो बताएगी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बहुत ही शानदार टॉपिक हम करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक हम करने वाले हैं। हम 2 बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यस, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जी हां, उससे पहले मैं कुछ सवाल आपको करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जिद्दी हूं मैं, मैथ्स के लिए शहीद भी हो जाऊं तो गम नहीं। मैथ्स लोगों के दिमाग में बस जाए, मैथ्स को मैं सिंप्लीफाई कर पाऊं, इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अपने बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ कुछ आप जानते भी होंगे। जेई मैथ्स, केवीपीवाई, ओलंपियाड्स, वैदिक मैथ्स, फन मैथ्स, शॉर्ट ट्रिक्स। अपने को भन्नाट पसंद है, सिखाना चाहता हूँ। केवीपीवाई में हमेशा बोलता हूँ, स्कॉलरशिप एग्जाम है यार, केवीपीवाई देना चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस बच्चे को मिलता है। मुझे अपने टाइम पे मालूम नहीं था केवीपीवाई क्या होता है, मैं नहीं दे पाया था। चाहता हूं मेरे सारे बच्चे केवीपीवाई का एक्सपीरियंस जरूर लें, स्पेशली वो लोग जो जेई करना चाहते हैं, जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो लेक्चर के नोट्स, क्लास का लिंक, टेस्ट की नोटिफिकेशन, फ्री टेस्ट, फ्री स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और अभी तक के जो लेक्चर्स हुए हैं उन सब के पीडीएफ नोट्स भी मैं उस पर पोस्ट करवा दूंगा। आगे से जो भी हमारे नोट्स होंगे, लेक्चर नोट्स होंगे, इस चैनल पे आते रहेंगे। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन से आप पिक कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने है, ताश के पत्तों का सवाल है। ताश के पत्तों का 52 पत्ते होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसी पे सवाल पूछा गया है। दिखा दूं आपको, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। बता दूंगा, किसी को अगर नहीं मालूम, ताश नहीं खेले हों, इनके बारे में सारी कहानी एक बार समझा भी दूंगा। एक बार हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे आप भी एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ रहा हूं। सवाल क्या है? 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स हैं, आपको 3 कार्ड्स निकालने हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 3 पत्ते रैंडमली निकालने हैं। 3 पत्ते रैंडमली निकालने हैं। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 3 किंग्स। ये पूछा है कि उन 3 पत्तों में जब 3 पत्ते निकालोगे तो कुछ भी निकल सकते हैं। उन 3 पत्तों को जब निकालोगे तो कुछ भी निकल सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों पत्ते किंग्स हों? यह सवाल है। कई सारे पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 सारे पार्ट्स सोल्व करके दिखाऊंगा। बात को समझें,
बात को समझें, एक बार ताश के पत्तों में नजर मार लेते हैं। आपके सामने देखिए 13 कार्ड्स यहां पे हैं, 13 कार्ड्स यहां पे हैं, 13 कार्ड्स यहां पे हैं, 13 कार्ड्स यहां पे हैं। टोटल जो हैं 52 कार्ड्स होते हैं दोस्तों। ताश के जो पत्ते हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, खेलने के लिए नहीं, प्रोबेबिलिटी के सवालों को सोल्व करने के लिए नॉलेज होनी जरूरी है। इसलिए ताश के पत्तों के बारे में सारी बातें बता देता हूं। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। आप देख लो, ये जो कार्ड्स हैं ये वाले, इन पे कुछ फेसेस बने हुए हैं, इनको यार फेस कार्ड बोलते हैं। यहां पे 4, 4, 8 और 4, 12 फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं दोस्तों 12। ये जो 4 कार्ड हैं ये एस है ना, इसको बोलते हैं 4 एस हैं हमारे पास। क्या है? 4 एस, एस, 4 एस और 12 फेस कार्ड्स, टोटल हो गए 16। 16 कार्ड्स को बोलते हैं ओनर कार्ड्स। क्या बोलते हैं? ओनर कार्ड्स। ओनर कार्ड्स बोले तो 16 होते हैं दोस्तों। इसमें एस, इसमें गुलाम, बेगम और बादशाह, जैक, क्वीन एंड किंग इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। नेव कार्ड कौन से होते हैं? नॉलेज होनी चाहिए, नेव कार्ड्स कौन से होते हैं? नेव कार्ड्स दोस्तों 12 होते हैं। ये जो दसियां हैं, ये जो 10 है, इसको नेव कार्ड बोलेंगे। 4 10, 4 10, 4 गुलाम और 4 बेगम। 4 10, 4 गुलाम और 4 बेगम, है ना। 12 नेव कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड और 16 ओनर कार्ड्स होते हैं। आपको बता दूं, लाल पत्ते 26 होते हैं, 26। काले पत्ते भी 26 होते हैं, काले पत्ते भी 26 होते हैं, टोटल 52। ठीक है ना। ये आपको मालूम भी होगा, ये आपको मालूम भी होगा कि ये पान के पत्ते हैं हार्ट, ये ईंट के पत्ते हैं डायमंड, ये ईंट के पत्ते हैं डायमंड। डायमंड, अरे भाई क्या हो गया? डायमंड। रुको जरा, अभी बताते हैं तुमको। डायमंड, ठीक है, डायमंड, राइट, है ना। ये स्पेड और क्लब, ठीक है। दिस इज ये स्पेड, मतलब 4 कलर हो गए इसमें, ठीक है। यहां लिख देता हूं, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, ठीक है ना। हार्ट, डायमंड, मतलब 4 जो कलर हो गए, 4 कलर हो गए, 4 कलर्स हो गए। चलो यहां लिख दूं, जो 4 कलर्स हो गए, 4 कलर्स हो गए, है ना। हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, करेक्ट है जी। ठीक है, तो आई होप ताश के पत्तों की नॉलेज आपको हो गई होगी। ठीक है। किंग कितने होते हैं देख लो आप, किंग 4 होते हैं, ये किंग है। क्वीन 4 होती हैं, जैक 4 होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है 3 पत्ते 52 पत्तों में से निकालने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीनों किंग मिले। देखो टोटल 4 किंग होते हैं, 4 किंग में से 3 किंग आप पिक करो। इसकी कितने तरीके हो गए? 4C3, है ना। फेवरेबल तरीके तो 4C3 हो गए, और टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, टोटल तरीके हो गए 52C3। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 3 कार्ड्स को ड्रॉ करने कितने तरीके हो गए? 52C3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवरेबल केसेस 4C3, टोटल केसेस 52C3। तो आंसर आ गया 4C3/52C3। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक किंग हो और 2 क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल 4 किंग होते हैं, आपको एक किंग चाहिए 4C1। टोटल 4 क्वीन होती हैं, आपको 2 क्वीन चाहिए 4C2। फेवरेबल केसेस हो गए, और यार टोटल केसेस 52C3। दूसरे का भी आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ऑल 3 ऑफ सेम कलर। सेम कलर मतलब कलर या तो रेड या तो ब्लैक। रेड के 26, ब्लैक के 26। तो रेड कार्ड आए 3, उसकी नंबर ऑफ वेज 20C3 है, और ब्लैक कार्ड आए 3, इसके नंबर ऑफ वेज 20C3 है, और टोटल वेज कितने हो गए? 52C3। तो आंसर कितना आ गया? 26C3 प्लस 26C3 अपॉन 52C3, ठीक है ना।
26 होते हैं ना रेड, 26C3, 26 ब्लैक होते हैं 26C3, ठीक है। जोड़ दोगे तो टोटल फेवरेबल केसेस आ जाएंगे, डिवाइड बाय 52C3, ठीक है। ऑल थ्री ऑफ डिफरेंट सूट्स, मतलब तीनों जो कार्ड्स हैं ना वो अलग अलग सूट्स में से होने चाहिए। तो यार टोटल हमारे पास सूट्स बोले तो है ना, टोटल अगर देखा जाए ना, ये 13 कार्ड की एक सूट है, ये 13 कार्ड की एक सूट है। ऐसे करके 13 कार्ड्स की ना हमारे पास 4 सूट्स बोलते हैं इनको, है ना, 4 सूट्स हैं। इसने कहा कि 3 पत्ते जो होने चाहिए वो अलग अलग सूट्स के होने चाहिए। तो पहले क्या करो यार आप, पहले मुझे लगता है कि 4 रो हैं, इन 4 में से 3 रो का सिलेक्शन करते हैं। मान लो इन 3 रो का सिलेक्शन कर लिया, 4 रो में से 3 रो का सिलेक्शन करने के तरीके कितने हो गए, 4C3 हो गए, ठीक है। अब ये 3 रो का सिलेक्शन कर लिया, अब इस रो में से एक कार्ड लेना है, 13C1 एक पत्ता उठा लिया, इसमें से 13C1 एक पत्ता उठा लिया, इसमें से 13C1 एक पत्ता उठा लिया, है ना। तो हमारे पास 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 एक एक पत्ता अलग अलग सूट में से उठा लिया मैंने। पहले 4 सूट हैं हमारे पास, 4 रो थी, पहले तो 3 रो सेलेक्ट कर ली, फिर एक रो में से एक पत्ता उठाया, दूसरी रो में एक पत्ता उठाया, तीसरी रो में से एक पत्ता उठाया, और उसके तरीके यहां पे लिख दिए फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। मैंने कहा है कि जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई करना है। यहां पे आपको तीनों पत्ते जब तक नहीं निकलते मल्टीप्लाई करना है। यहां पे निकल गए थे पत्ते, यहां पे निकल गए थे पत्ते, इनको जोड़ दिया मैंने, ठीक है जी। टोटल तरीके वही होंगे 52C3, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, ठीक है। ऑल थ्री ऑफ सेम डिनोमिनेशन, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों कार्ड्स जो हैं वो सेम डिनोमिनेशन के हों। डिनोमिनेशन मतलब फेस वैल्यू, कहने का मतलब ये हुआ, सेम डिनोमिनेशन का मतलब ये हुआ कि भाई या तो कार्ड मतलब सारे एक डिनोमिनेशन, ये एक डिनोमिनेशन है, सारे 5 होने चाहिए तीनों की तीनों, या सारे 7 होने चाहिए, या सारे 9 होने चाहिए। मतलब तीनों जो कार्ड आप पिक करो ना, उनकी जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो सेम होनी चाहिए, सेम डिनोमिनेशन का ये मीनिंग हुआ, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉसिबिलिटीज हैं। 13 पॉसिबिलिटीज में से पहले तो कोई एक पॉसिबिलिटी पिक करो, 13C1, पहले तो कोई एक पॉसिबिलिटी पिक करो, मान लो ये वाली पॉसिबिलिटी पिक कर ली अपन ने। इन 4 में से अब 3 कार्ड पिक करने के कितने तरीके हुए, 4C3, कितने तरीके हुए, 4C3। तो इतने फेवरेबल केसेस हो गए और 52C3 इतने टोटल केसेस हो गए। मैं फिर कहता हूं, प्रोबेबिलिटी पे कमांड अगर लानी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे कमांड लानी चाहिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। पहले मैंने क्या किया, 13 डिनोमिनेशन पॉसिबल है, एक डिनोमिनेशन पिक करी, उस डिनोमिनेशन में से 3 कार्ड पिक कर लिए, ठीक है, अपॉन 52C3, ठीक है। एटलीस्ट 1 कार्ड इज किंग, 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकाल लो आप, कम से कम एक किंग आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। कम से कम एक किंग आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। मैं तो कहता हूं 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो जब एक भी किंग ना आए, जब एक भी किंग ना आए। 1 में से माइनस कर दो जब एक भी किंग ना आए, तो जो आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो कम से कम एक किंग आने की होगी। 1 माइनस एक भी किंग ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो आप, तो 1 माइनस एक भी किंग ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई, टोटल केसेस तो 52C3 हैं। अब एक भी किंग ना आए, कितने तरीके से ऐसा काम किया जा सकता है, किंग टोटल 4 हैं, टोटल कार्ड्स 52 हैं, 52 में से ये वाले 4 कार्ड तो हटाओ आप, बच गए 48 कार्ड्स। इन 48 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स अगर सेलेक्ट कर लें तो एक भी किंग नहीं आएगा। तो 1 में से एक भी किंग ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हटा दोगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें कम से कम एक किंग तो आना ही आना है। ये हमारा हो जाएगा आंसर।
आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे लगा कि पीएनसी के हल्के फुल्के बेसिक्स और प्रोबेबिलिटी का यार ये वाला सवाल करवाना चाहिए, पीएनसी के बेसिक्स वेरीफाई हो जाएंगे, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्क्रीन पे आपके सामने है ना, अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक बार हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, A and B are two events such that probability of A is 1/4, probability of B is 1/2. Probability of A and B है ना is 1/8 है ना। देखो, probability of A given है 1/4, probability of B given है 1/2, probability of A इंटरसेक्शन B गिवन है 1/8। मैं तो कहता हूं आपको ये क्वेश्चन पहले खुद अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 1/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताइए, एक क्वेश्चन ये है। और फिर पूछी प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट A एंड नोट B, मतलब A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, चलिए जी अभी बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितनी है 1/8 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं जी। ये आंसर आ गया 5/8। क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज 5/8। ये मैंने कौन सी थ्योरम इस्तेमाल की है आपको मालूम होगा, इसको एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, है ना। मैंने एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालने के लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अभी बताता हूं आपको मैं। आपको सेट्स की नॉलेज होनी चाहिए यार, सेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने डी मॉर्गन्स लॉ बताए थे, सेट्स में आपको डी मॉर्गन्स लॉ मालूम होंगे, सेट्स में आपको डी मॉर्गन्स लॉ मालूम होंगे। तो डी मॉर्गन ने कॉम्प्लीमेंट्स का लॉ दिया था। डी मॉर्गन ने कहा था कि अगर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हो तो इसको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और अगर A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो तो उसको A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हैं, याद होने चाहिए, सेट्स थ्योरी में सिखाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है, इसको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। और मैंने कल ही सिखाया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अगर मुझे ये इस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला इवेंट कर दीजिए आप, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला इवेंट कर दीजिए आप। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितनी हो गई, 5/8 हो गई, 5/8 हो गई। ठीक है, आंसर आ गया 3/8। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। करेक्ट है जी एकदम। चलिए मूव करते हैं आगे, है ना, आगे मूव करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखते हैं यार। आपको मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और यहां पे देखिए ये लाइन लगा दी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, इकट्ठी ही सिखा दूंगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बातों को ध्यान से समझना पड़ेगा, बातों को ध्यान से समझना पड़ेगा, बातों को ध्यान से समझना पड़ेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए एक चीटी है, यहां पे है एक चीटी, है ना, यहां पे एक चीटी है ना, एक चीटी है, और इस चीटी को यहां पे सीढ़ियां हैं। बात को समझना, यहां पे ऐसे करके सीढ़ियां हैं। ये चीटी ऐसे आएगी टुकुर 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 करते हुए, कैसे आएगी, टुकुर 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 करते हुए,
और फिर ये चींटी यहां चढ़ने का प्रयास करेगी। ये जो चींटी है, ये चींटी यहां से यहां चढ़ने का प्रयास करेगी पहली स्टेप के ऊपर। फिर ये यहां से यहां चढ़ने का प्रयास करेगी सेकंड स्टेप के ऊपर। बोल देते हैं, बात को ध्यान से समझना है। चींटी है भैया, बात समझनी है। ये वाली जो लोकेशन है, इसको लोकेशन ए का नाम देते हैं, इसको बी लोकेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। चींटी ए लोकेशन पे पहुंच जाए, चींटी ए लोकेशन पे पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। चींटी ए लोकेशन पे पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। चींटी ए से बी लोकेशन पे पहुंच जाए, चींटी ए से बी लोकेशन पे, ध्यान से सुनना, चींटी ए से बी लोकेशन पे, मतलब बी पे तभी पहुंचेगी, बी पे तभी पहुंच सकती है जब वो ए पे पहुंची होगी। तो ए पे पहुंचने के बाद बी पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/3 है? बी पे पहुंचने की। दोस्तों ये बी पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट छलांग लगा के बी पे पहुंचने की नहीं है। डायरेक्ट बी पे छलांग लगा के पहुंचने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बी के ऊपर ए पे पहुंचने के बाद की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी बी पे पहुंचने की ए पे पहुंचने के बाद। अब आप बोलोगे ये क्या लिख दिया यार, यही तो मुझे समझाना है, यही तो मुझे समझाना है कि ये क्या लिख दिया मैंने। ध्यान से सुनना, ये बी और बी बाय ए ये दो अलग शब्द हैं, ये दो अलग बातें हैं। अगर आपको बी और बी/ए में डिफरेंस समझ में आ गया तो समझ लेना आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। चींटी डायरेक्ट बी पे पहुंचे, इसको बोलते हैं बी इवेंट का होना। और चींटी जब ए पे पहुंच के फिर बी पे पहुंचे, इसको बोलते हैं बी का होना मगर ए के बाद। बी का होना मगर ए के बाद। देखो डायरेक्ट बी का होना अलग बात है, एक होकर के फिर बी का होना अलग बात है। तो बी का मतलब है अकरेंस ऑफ बी। बी का क्या मतलब है? बी का मतलब है अकरेंस ऑफ बी। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है अकरेंस ऑफ बी, मतलब इवेंट बी, है ना। बी का मतलब होता है डायरेक्ट अकरेंस ऑफ इवेंट बी। बी का मतलब है अकरेंस ऑफ इवेंट बी। बी बाय ए का मीनिंग है अकरेंस ऑफ इवेंट बी when A has already happened. Occurrence of B when A has already happened. ये बात समझिए जरा बात। B का मतलब है डायरेक्ट इवेंट B का होना, ये एक अलग बात है, ये एक अलग सिंबल है। बी बाय ए का होना, इसको बोलते हैं अकरेंस ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ए के बाद अगर बी हो उसको बी बाय ए बोलते हैं, डायरेक्ट बी हो उसको डायरेक्ट बी का होना बोलते हैं। तो यहां पे बी हो रहा है एक कंडीशन के बाद। क्या कंडीशन है? कि ए इवेंट हो चुका है। यहां पे जो बी हो रहा है, यहां पे जो बी हो रहा है वो ए के बाद हो रहा है ना। यहां पे जो बी हो रहा है वो ए के बाद हो रहा है। तो ये कंडीशन है कि ए के बाद बी हो, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बी है और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। यही समझाना चाहता हूं
कि एक इवेंट होने के बाद दूसरा हो, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पिक्चर में आ गई है। एक हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो जाए, तो ये जो तीसरा है इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करोगे दो होने के बाद, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पिक्चर में आ गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना है तो बोल सकते हैं एक इवेंट होने के बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी की चर्चा करना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। समझ में आई क्या? तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान से सुनो, है ना, इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया आपको। इसको बोलते हैं, है ना, अच्छा यहां पे देखिए, इसको डिफाइन कर लेते हैं, है ना। ये जो पी बी बाय ए है ना, इसको लिख देता हूं मैं पी बी बाय ए, ठीक है। यहां पे अगर लिख दिया जाए, यहां पे अगर लिख दिया जाए पी बी बाय ए, पी बी बाय ए, पी बी बाय ए का क्या मीनिंग हो गया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ए जब हो चुका हो। ध्यान से सुन लो भाई, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी when A has already occurred, जब A हो चुका हो उसके बाद जब B होता है फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया। बात करते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की। तो मैं कहां था? चींटी के पास। मैं था चींटी के पास, चींटी गई ए पे, ए पे कूदने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और ना कूदने की भी 1/2 हो गई। ठीक है, ए के बाद चींटी बी पे कूद जाए, ए के बाद बी पे कूदे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, बात सुनना जरा। अगर कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या है, तो मैं कहूंगा पहले मुझे यह बताओ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मीनिंग हुआ। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग हुआ ए और बी दोनों का होना। भाई इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग होता है? दोनों का होना। पहले तो यह बात समझनी है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, मैंने लिखा था बोथ ए एंड बी का होना, है ना, बोथ ए एंड बी का होना। तो बोथ ए एंड बी का होना मतलब आप चाहते हो ए भी हो जाए और बी भी हो जाए। अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट, इसका मतलब हो गया अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स, बोथ द इवेंट्स ए एंड बी, दोनों इवेंट्स हो जाएं। चींटी पहली सीढ़ी पे भी कूद जाए और फिर दूसरी बी पे भी कूद जाए, दोनों पे चली जाए, ए पे जाए फिर बी पे जाए, इस इवेंट को ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। इस इवेंट को क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यह कहना है कि जब एक काम करके दूसरा काम करना हो और दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों की प्रोबेबिलिटी को। देखिए पहले क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले ए पे जाने की प्रोबेबिलिटी, इसको मल्टीप्लाई कर दो ए के बाद बी पे जाने की प्रोबेबिलिटी, बी पे ए के बाद जाने की प्रोबेबिलिटी से, ए और फिर बी पे ए के बाद जाने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ए की प्रोबेबिलिटी इनटू ए से बी की प्रोबेबिलिटी अगर मल्टीप्लाई कर दी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब चींटी ए पे गई और फिर बी पे गई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। चींटी ए पे गई और फिर चींटी बी पे गई, इसकी प्रोबेबिलिटी
दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो इस केस में अगर निकालें अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 हो गया और बी बाय ए 1/3 हो गया। तो चींटी दोनों सीढ़ियों पे पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, 1/6 है। चींटी दोनों सीढ़ियों पे पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 का 6th पार्ट ही है, सिर्फ 1 का 6th पार्ट ही है। समझ में आई कि नहीं आई बात? एक और क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, देखिए दो लोग हैं ए है ना, एक ए है और एक बी है। ठीक है जी, ए किसी दूसरे के साथ काम करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ए किसी दूसरे के साथ काम करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और बी किसी दूसरे के साथ काम करे, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 50-50% है, 1/2 है। समझ में आ गई क्या कह रहा हूं? ए किसी दूसरे के साथ काम करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बी किसी दूसरे के साथ काम करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों साथ काम करना शुरू कर दें। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों साथ काम करना शुरू कर दें, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों साथ काम करें, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? कि ए पहले काम करे दूसरे के साथ और फिर बी काम करे जब ए ने ये मूड बना लिया हो कि यार साथ काम करना है, तो मल्टीप्लाई करना होगा। 1/2 इंटू 1/2 1/4। 1/4 को प्रतिशत में कैलकुलेट करोगे ना, तो 1/4 इंटू 100 बोले तो 25%, मतलब 25% चांस होते हैं दो लोग साथ में काम करें, इसके सिर्फ 25% चांस होते हैं दोस्तों। और ना साथ काम करें दोनों, उसके बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 75% चांस होते हैं प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के हिसाब से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी। तो मैं यहां पे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है, इवेंट बी है, आप चाहते हो दोनों इवेंट इकट्ठे हो जाएं, आप चाहते हो दोनों इवेंट इकट्ठे हो जाएं, साथ हो जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो। ए और बी दोनों साथ हो जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो। ए और बी साथ तभी हो सकते हैं जब पहले ए हो जाए और उसके बाद फिर बी हो जाए व्हेन ए हो चुका हो, या फिर पहले बी हो जाए और उसके बाद ए हो जाए जब बी हो चुका हो। दोस्तों इस थ्योरम को भाई ए और बी दोनों साथ तभी हो सकते हैं, ए और बी दोनों के साथ होने के दो तरीके हैं, ए होके बी हो जाए या बी होके ए हो जाए। चाहे ए होके बी हो, चाहे बी होके ए हो, चाहे ए होके बी हो या बी होके ए हो, बात तो एक ही है, दोनों करने साथ हैं अपने को, है ना। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हमेशा बराबर होती हैं, ए होके बी हो, बी होके ए हो। ए और बी हुए तो दोनों ना, बात तो सेम हुई। तो यार इस थ्योरम को याद रखें आप, इस थ्योरम को याद रखें आप। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये जो है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालनी हो ना, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, निकल गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालनी हो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए अगर निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ए। बात समझ में आ गई क्या? है ना? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई होप समझ में आ गई आपको। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी शायद समझ में आ गई होगी आपको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हो गई। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कब करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कब करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कब करते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल तब करते हैं जब सीक्वेंस में इवेंट हो रहे हों, और सीक्वेंस मान लो 2 इवेंट हो रहे हों, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी हो, या 3 इवेंट सीक्वेंस में हो रहे हों, तीनों के इकट्ठा होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, या 4 इवेंट सीक्वेंस में हो रहे हों, चारों इवेंट के इकट्ठा होने की प्रोबेबिलिटी मान लो आपको निकालनी हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात एकदम साफ है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है सीक्वेंशियल इवेंट्स में। ठीक है ना? कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सीक्वेंस में जब इवेंट्स हों, सीक्वेंस में जब इवेंट्स हों, सीक्वेंस में जब इवेंट्स हों। एक बात तो ये समझनी है। ठीक है, और जैसे 2 इवेंट्स हैं ए और बी, इनकी इकट्ठा होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, इनके इकट्ठा होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, एंड सो ऑन, तब इस्तेमाल किया जाता है कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, या यूं कहें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का। दोस्तों आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे मैं कुछ और सवाल करवाऊंगा, अगले सेशन में करवाऊंगा। तब तक के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप इस थ्योरम को अच्छे से बार बार समझ लें और अपनी कोई बुक से 3-4 सवाल कर लें। कुछ सवाल मैं कराऊंगा, फिर एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। यूं करते करते प्रोबेबिलिटी हमारी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो प्रैक्टिस और नए कॉन्सेप्ट्स कुछ लेकर के, प्रैक्टिस एंड कुछ नए कॉन्सेप्ट्स में नेक्स्ट सेशन में सिखाने वाला हूं। मोमेंटम धीरे धीरे करके पढ़ाई में बन जाएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, अनअकैडमी ऐप से डाउट्स पूछना बड़ा इजी है। यू कैन यूज़ द ऐप एंड डाउट पूछ लें आप। ठीक है जी, कैसे डाउट पूछने में किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, वो बातें सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकते हो, मेरे अनअकैडमी अकाउंट पे फॉलो कर सकते हो। ठीक, लिंक दिया हुआ है अमन सर मैथ्स करके आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। मैथ्स की मसालेदार चीज़ें, मैथ्स के बारे में, मैथ्स की ब्यूटी को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें डालना शुरू कर चुका हूँ। आप इनको फॉलो कर सकते हैं, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरा तो यही स्टाइल है। हंसते रहें, हंसाते रहें। थोड़ी सी भी हंसी मैं जनरेट कर पाया आपके चेहरों पे, मैं अपने आप को काबिल समझूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।